नमस्कार साथियों, आज हम कक्षा 10वीं की गणित के अध्याय 2 बहुपद को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसकी प्रश्नावली 1 को देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रश्न निहित हैं। तो देखिए, प्रश्नावली 2.1 में क्या कह रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है और प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। यानी हमें ये कह रहा है कि आपको ग्राफ देखना है और बताना है कि px यानी हमें अभी इस रेखा के समीकरण की जानकारी नहीं है, इस रेखा के बहुपद की जानकारी नहीं है, और इसके बाद भी हमें क्या बताना है, इसके द्वारा जो शून्यक होंगे इसके शून्यकों को बताना है और शून्यकों की संख्या बतानी है। ठीक है ना। तो चलिए हम जानते हैं कि बहुपद क्या होते हैं, बहुपदों के प्रकार कौन कौन से हैं, बहुपद की घात कौन क्या होती है। इसके बाद हम देखेंगे कि हम किसी ग्राफ को देखकर उसके शून्यकों की संख्या कैसे बता सकते हैं, हम ये भी यहाँ पर जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्या है, बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं? तो देखिए, बहुपद है कई पदों वाला व्यंजक। बहुपद क्या है? कई पदों वाला व्यंजक जिसमें जोड़ और अंतर चर राशियों के शामिल किए जाते हैं, बहुपद कह जाते हैं। ठीक है ना। जैसे आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा होगा x² प्लस 4x प्लस 8। तो भाई ये एक वर्ग समीकरण है। इस वर्ग समीकरण में चर के बहुत सारे पद हैं। कितने पद हैं? 2 पद चर के हैं और 1 पद अचर का है, अचर राशि का 1 पद है। तो इस पूरे पद को क्या कहा जाता है? बहुपद कहा जाता है। तो बहुपद क्या है? कई पदों वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। क्या फिर से परिभाषा क्या है? कई पदों वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। आप एग्जाम्पल ये लिख सकते हैं, साथ में एग्जाम्पल लिख लीजिए 2x प्लस 3 या x² प्लस 9x प्लस 20 या आप x की पावर 3 प्लस 3x² प्लस 4x² प्लस 9। तो आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, सारे एग्जाम्पल क्या हैं? बहुपद है। आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा है कि कौन से बीजगणितीय व्यंजक बहुपद नहीं कहलाते। आप एक बार कक्षा 9वीं का रिवीजन भी कर लीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि आपके यहाँ पर एग्जाम्पल दिए, ये सारे क्या हैं? बहुपद के एग्जाम्पल हैं। अब देखिए, बहुपद की घात या पॉलिनोमियल डिग्री क्या कहलाती है। तो भाई मेरे पास एक एग्जाम्पल था 2x प्लस 3। इस बहुपद में x की जो अधिकतम घात है वो कितनी है? 1 है। अतः यह एक घातीय बहुपद कहलाएगा। कितनी घात का बहुपद कहलाएगा? 1 घात का बहुपद कहलाएगा। x की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। अतः यह 1 घात का बहुपद कहलाएगा। ठीक, या इस बहुपद की घात 1 होगी। तो देखिए परिभाषा क्या है, किसी चर x हो, y हो, z हो, u हो, v हो, कुछ भी हो, कोई भी एक चर के बहुपद में उस चर की उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद की घात, पॉलिनोमियल डिग्री कहते हैं। जैसे एग्जांपल दिया देखिए, 4x प्लस 2 में x की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। अतः उस बहुपद की घात कितनी होगी? 1 होगी। इस बहुपद में देखिए 2y² माइनस 3y प्लस 4 में y की अधिकतम घात 2 है। अतः इस बहुपद की घात 2 होगी। इसी प्रकार इस बहुपद की अधिकतम घात कितनी है? 3 है। और इस बहुपद की अधिकतम घात कितनी है? 6 है। चलिए अब देखते हैं क्या है। अब देखिए, जिन बहुपदों की घात 1 हो,
जिन बहुपदों की घात 2 हो, जिन बहुपदों की घात 3 हो, उन बहुपदों को बांटा गया है और उन्हें कहा गया है जिन बहुपद की घात 1 होगी उन्हें रैखिक बहुपद कहते हैं और जिन बहुपदों की घात 2 होगी उन्हें द्विघात बहुपद कहते हैं और जिन बहुपदों की घात 3 होगी उन्हें त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, 2x - 3 में x की पावर कितनी है? 1 है। x की पावर कितनी है? 1 है। अतः इसकी घात 1 है, इसे क्या नाम देंगे? रैखिक बहुपद नाम देंगे। आप अन्य एग्जाम्पलों में भी देख सकते हैं कि x या कोई भी चर x हो, y हो, z हो, u है, सबकी घात अधिकतम घात कितनी है? 1 है और जिन बहुपदों की अधिकतम घात 1 होगी उन्हें रैखिक बहुपद कहते हैं। इसी प्रकार देखिए, जिन बहुपदों की घात 2 होगी, जैसे y² - 2 को क्या नाम दिया गया? द्विघात बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप इसके लिए भी अधिकतम घात 2 है, इसके लिए भी अधिकतम घात 2 है, इसके लिए भी अधिकतम घात 2 और इसके लिए भी अधिकतम घात 2 है। अतः ये बहुपद द्विघात बहुपद कहलाते हैं। त्रिघात बहुपद, जिन बहुपदों की अधिकतम घात 3 होगी त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। तो इन एग्जाम्पलों में आप देख सकते हैं कि जिन बहुपदों की अधिकतम घात, चरों की अधिकतम घात 3 है, उन बहुपदों को त्रिघात बहुपद कहते हैं। अब देखिए, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा? रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होगा ax + b। क्या होगा? ax + b। इस बहुपद में x की अधिकतम घात कितनी है? 1 है, तो इसका व्यापक रूप है ये। इसी प्रकार द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा? ax² + bx + c। तो ये भी क्या होगा? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होगा। इसी प्रकार त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा? ax³ + bx² + cx + d। ये क्या होगा? त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है? ax³ + bx² + cx + d। ये क्या है? ये है रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, ये है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप और ये है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। तो समझ में आया रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल क्या हैं और उनके व्यापक रूप क्या क्या है। अब नेक्स्ट क्या है? अब हमारे पास है एक बहुपद px यानी बहुपद में जो चर का प्रयोग किया गया वो कौन सा है? x है। तो देखिए x² - 3x - 4 पर हम x बराबर क्या रख देते हैं? 2 रख दीजिए भाई, 2 रखिए तो क्या आएगा? 2 की घात 2 ऋण 3 की घात 3 गुणा 2 ऋण 4। जहाँ जहाँ x हमने क्या रख दिया वहाँ पर 2। अब वैल्यू देखिए कितना आया? 4 - 6 - 4। आप इसे सॉल्व करेंगे तो 4 में से 4 0 हो गया, -6 शेष बच गया। इसी प्रकार यदि हम x की जगह 0 रख दें तो वैल्यू कितनी आएगी? देखिए 0 का वर्ग ऋण 3 गुणा 0 ऋण 4। तो कितना आएगा? 0 ऋण 0 ऋण 4 बराबर ऋण 4। तो हमने 2 रखा, 0 रखा, तो उसकी कुछ निश्चित वैल्यू हमें प्राप्त होती है। ठीक, अब आगे देखिए, अब यदि हम इसी बहुपद में x की वैल्यू ऋण 1 रख दें, क्या रख दें? x की वैल्यू ऋण 1 रख दें, तो देखिए हम यहाँ पर एक सीधी रेखा खींच लेते हैं। अब हम इस में x की वैल्यू क्या रख दें? ऋण 1 रख दें। तो ऋण 1 की घात 2 ऋण 3 गुणा ऋण 1 ऋण 4 कितना है? ऋण 4।
अब इसे हल कर लें तो ऋण 1 का वर्ग 1, ऋण 3 गुणा 1 ऋण 3, और सामने ऋण लगा है तो धन 3 आ जाएगा, ऋण 4, तो 4 ऋण 4 बराबर 0। यानी x की वैल्यू हमने कितनी रखा, 1 रखा, तो क्या प्राप्त हुआ, हमें 0 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार देखिए यदि हम P4 को काउंट कर लें, यानी x की वैल्यू क्या रख दें, x की वैल्यू अब रख दें 4। x की वैल्यू 4 रखने पर क्या आएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 माइनस 4, क्या आएगा 16 माइनस 12 माइनस 4, तो 16 माइनस 12 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि जब हमने x की वैल्यू 2 रखा तो ऋण 6 प्राप्त हुआ, x की वैल्यू 0 रखा तो ऋण 4 प्राप्त हुआ, किंतु जब हमने ऋण 1 और 4 रखा तो वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हुई, 0 प्राप्त हुई ना। तो ये x बराबर ऋण 1 और x बराबर 4 रखने पर px की वैल्यू कितनी प्राप्त होती है, 0 प्राप्त होती है। अतः ये ऋण 1 और 4 इस बहुपद px बराबर x का वर्ग ऋण 3x ऋण 4 के शून्यक हैं। क्या हैं, शून्यक हैं। कौन कौन, ऋण 1 और 4। ठीक, तो देखिए ऋण 1 और 4 द्विघात बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, शून्यक। आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि x का वह मान जिसके लिए बहुपद की वैल्यू शून्य हो जाती है, x के उस मान को उस बहुपद का शून्यक कहते हैं। क्या कहते हैं, उस बहुपद का शून्यक। ठीक, अब देखिए हमें इस बहुपद का शून्यक प्राप्त करना है, तो देखिए हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं भाई। हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसका एक ग्राफ खींच लेते हैं। क्या खींच लेते हैं, इसका एक ग्राफ। आपने कक्षा 9वीं में इसका ग्राफ खींचा होगा इस प्रकार। हम यहाँ पर क्या रख लेते हैं, हम यहाँ पर रख लेते हैं वैल्यू x, और यहाँ पर रख लेते हैं px की वैल्यू कितनी आती है। तो हम इस px को y मान लें। क्या मान लें, हम इस px को y मान लें, तो हमारा कुछ आसानी हो जाएगी। px को क्या मान लेते हैं, y। ठीक है, तो अब देखिए यदि हम इस बहुपद में x की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमें 2 एकम 2 धन 3 कितना हो जाएगा, 5 वैल्यू प्राप्त हुई। अब x की वैल्यू हम 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4 धन 3 7 प्राप्त होता है। अब यदि हम यहाँ पर 3 रखते हैं x की वैल्यू तो 3 दूनी 6 धन 3 9 प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि हम यहाँ पर x की वैल्यू 4 रखते हैं तो 4 दूनी 8 और 3 11, ये प्राप्त हुआ। अब आपको इस सारणी की सहायता से निर्देशांक प्राप्त हो जाएंगे और निर्देशांकों को यहाँ पर इस ग्राफ में रख लेते हैं। तो देखिए पहला क्या है, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर कुछ आपका मान प्राप्त होगा। इसी प्रकार y की वैल्यू, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 7 है, तो यहाँ पर मान प्राप्त होगा कि नहीं, होगा ना। इसी प्रकार यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 9 है, तो यहाँ पर वैल्यू प्राप्त होगी। इसी प्रकार आप देखिए कहाँ पर, 4 पर, और यहाँ पर कितना है 11, तो यहाँ पर एक वैल्यू प्राप्त होगी। इन चारों बिंदुओं को मिलाने वाली यदि हम एक रेखा खींच दें, क्या खींच दें, एक रेखा खींच दें, चारों बिंदु से आने वाली एक रेखा, तो आप देखेंगे कि ये जो हमें एक रेखा प्राप्त हुई, इस रेखा का समीकरण क्या है,
इस रेखा का समीकरण है 2x धन 3। यही है ना, 2x धन 3 की ही तो रेखा है ये रेखा x अक्ष पर एक बिंदु को प्रतिच्छेद करती। कौन से बिंदु को प्रतिच्छेद करती? ध्यान दीजिए, ये वाले बिंदु को प्रतिच्छेद कर रही है। इस बिंदु का मान कितना है? इस बिंदु का मान है ऋण 3/2। कितना मान है? ऋण 3/2। अब यहीं पर रुकते हैं। अब हम इसके शून्य को प्राप्त कर लेते हैं। शून्य को प्राप्त करने की विधि क्या है? इसके बराबर हम शून्य रख दें और इसे हल कर लें। x बराबर या 2x बराबर क्या हो जाएगा? -3 इधर जाएगा, x बराबर हो जाएगा ऋण 3/2। यानी इस पूरे फंक्शन को या इस पूरे बहुपद को हल करने पर हमें x की वैल्यू क्या प्राप्त होती है? ऋण 3/2। और हमें ग्राफ की सहायता से भी एक वैल्यू प्राप्त होती है ऋण 3/2। और ये तो इस बहुपद का शून्यक है, तो ये भी इस बहुपद का शून्यक होना चाहिए। यानी हम संक्षेप में ये कह सकते हैं कि किसी भी ग्राफीय निरूपण द्वारा कोई रेखा या कोई वक्र x अक्ष पर जितने प्रतिच्छेद बिंदु बनाता है या जितने प्रतिच्छेद बिंदुओं का निर्माण करता है, वे बिंदु उस बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो आपको इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त हुआ था। यहाँ पर एक वैल्यू प्राप्त हुई ऋण 3/2 और यही ऋण 3/2 इस बहुपद का क्या है? शून्यक है। यानी कोई भी बहुपद के द्वारा x अक्ष पर प्रतिच्छेद बिंदु बनाया जाता है तो वह प्रतिच्छेद बिंदु का मान ही उस बहुपद का शून्यक होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। तो ये कुछ वही बातें बता रहा है, ठीक है ना, कि वह बिंदु जो x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है वह बिंदु उसका क्या कहलाता है? शून्यक कहलाता है। तो हम आगे और एग्जाम्पल की सहायता से देख सकते हैं। देखिए, ये एक बहुपद है। क्या कौन सा बहुपद है? y बराबर x² - 3x - 4। ये एक बहुपद है। इसके द्वारा ग्राफीय निरूपण कुछ इस प्रकार है, ठीक है ना। अब देखिए, ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में x अक्ष पर कुछ प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त हो रहे हैं, ये प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू कितनी है? ऋण 1 है। और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है? 4 है। तो इस बहुपद के शून्यक क्या होंगे ग्राफ से देखने पर? ऋण 1 और 4 होंगे। ठीक, चलिए हम देख लेते हैं कि होंगे कि नहीं। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? x² - 3x - 4 को क्या कर लेंगे? हल कर लेंगे। तो हल करने पर क्या होगा? x² माइनस क्या होगा? 4x + x - 4 = 0। आपने कक्षा 9वीं में द्विघात समीकरणों के हल प्राप्त किए हैं, तो वही विधि यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो अब क्या करेंगे? x² - 4x को एक कोष्टक में ले लेंगे, धन x - 4 को दूसरे कोष्टक में ले लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है? x कॉमन है, तो x कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा? x - 4। और इन दोनों में एक कॉमन है तो अंदर आ गया x ऋण 4 और बाहर हो गया 1। इन दोनों इस पूरे पद में देखिए, इस पूरे पद में x ऋण 4 कॉमन है तो कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया? x धन 1 बराबर 0। तो x ऋण 4 की वैल्यू भी 0 होगी, x धन 1 की वैल्यू भी 0 होगी। तो x बराबर कितना आएगा? 4 और x बराबर कितना हो जाएगा? ऋण 1। यानी कितनी वैल्यू प्राप्त हो रही है हमें यहाँ पर इसकी? x बराबर ऋण 1 और 4 शून्यक प्राप्त हो रहे हैं, जो कि हमने ग्राफ के अवलोकन द्वारा भी प्राप्त कर लिया था। यानी अब आपको बात स्पष्ट हो रही होगी कि किसी भी ग्राफ में वक्र रेखा, सरल रेखा x अक्ष पर जितने प्रतिच्छेद बिंदु को बनाती है
वे प्रतिच्छेद बिंदु के मान उस बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखिए, अब हमें कुछ एग्जाम्पल दिया गया, आपकी पाठ्यपुस्तक में ये एग्जाम्पल शामिल है। ठीक है, देखिए मान लेते हैं एक ये ग्राफ है और इस ग्राफ के द्वारा एक्स अक्ष पर दो बिंदु प्रतिच्छेद किए जा रहे हैं। ठीक, तो इसके कितने शून्यक प्राप्त होंगे भाई? दो शून्यक प्राप्त होंगे। कितने प्राप्त होंगे इसके? दो शून्यक प्राप्त होंगे। अब देखिए इस ग्राफ के द्वारा एक्स अक्ष पर केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद प्राप्त हो रहा है, तो इस ग्राफ के द्वारा हम कहेंगे कि इस वक्र का या इस बहुपद का जिसके द्वारा ये वक्र प्राप्त हुआ है उसका केवल और केवल एक शून्यक होगा। अब देखिए तीसरा, अब इन एग्जाम्पलों में देखिए आप, इन ग्राफों के द्वारा एक्स अक्ष पर कोई प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त नहीं किया जा रहा है, अतः इन बहुपदों का कोई शून्यक नहीं होगा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्या है भाई, ये एक बहुपद है। इस बहुपद के लिए ग्राफ का निर्माण किया गया है। ये इसके द्वारा एक प्रतिच्छेद बिंदु ये किया गया, एक ये प्राप्त हुआ, एक ये प्राप्त हुआ एक्स अक्ष पर, यानी इसके कितने शून्यक प्राप्त होने चाहिए? 3। ग्राफ से तो यही दिख रहा है, तो चलिए हम करके देखते हैं। x की पावर 3 माइनस 4x इक्वल क्या कर देंगे? 0। दोनों में x कॉमन है तो एक्स स्क्वायर, x कॉमन निकाल तो अंदर क्या बच गया? एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। x ये हो गया, और अब हम इसको भी क्या लिख सकते हैं? x का वर्ग ऋण 2 का वर्ग बराबर 0, और हम जानते हैं a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर क्या होता है? a धन b और a ऋण b, यही होता है ना। तो हम यहाँ पर लिख देंगे x इंटू a x धन 2 और x ऋण 2 बराबर 0। तो एक वैल्यू तो प्राप्त हुई x बराबर 0, x धन 2 बराबर 0, x ऋण 2 बराबर 0। तो x बराबर तो 0 आ गया, x बराबर ऋण 2 आया और x बराबर 2 आया। तो हमें इस बहुपद को हल करने पर 0 ऋण 2 और 2 प्राप्त होते हैं। तो ग्राफ में देखिए यह जो निरूपण है x अक्ष को ऋण 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, 0 पर प्रतिच्छेद करता है और 2 पर प्रतिच्छेद करता है, अतः इस बहुपद के 3 शून्यक होंगे। कौन कौन से? 0 ऋण 2 और 2 होंगे। ठीक है, अब आप उम्मीद है ग्राफ की सहायता से ही आप बता सकते हैं कि उस बहुपद के कितने शून्यक होंगे। ठीक है, इसके बताइए जरा कितने शून्यक होंगे। तो केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रहा है, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। कितनी होगी? 1 होगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर ये एक बहुपद है, इस बहुपद में 2 प्रतिच्छेद बिंदु बनाए जा रहे हैं। कौन कौन से? एक तो 0 है और एक 1 है, यानी इसके शून्यकों की संख्या तो 2 होगी। शून्यकों की संख्या 2 होगी। कौन कौन सी? 0 और 1। ठीक, अब देखिए तो ये परिभाषा हो गई कि क्या है, व्यापक रूप से हम कह सकते हैं कि n घात के दिए हुए बहुपद का ग्राफ x अक्ष को अधिकतम n बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, अतः n घात के बहुपद के अधिक से अधिक n शून्यक हो सकते हैं। यानी यहाँ पर ये कह रहा है कि मान लेते हैं मेरे पास 2x धन 3 एक बहुपद है, इसके शून्यक कौन सा शून्यक होगा? इसका शून्यक बताइए, ऋण 3/2। यानी इस बहुपद की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। तो यह रैखिक बहुपद है, तो रैखिक बहुपद होने के नाते इसका केवल और केवल एक शून्यक प्राप्त होगा। इसी प्रकार यदि मेरे पास ये है, क्या है, एक समीकरण ये है जो वर्ग समीकरण है, वर्ग समीकरण है या रैखिक बहुपद, वो द्विघात बहुपद है, क्योंकि x की घात 2 है
तो इसके 2 शून्यक प्राप्त होंगे, 4 और 5, यानी द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक 3 शून्यक हो सकते हैं, 4 घात बहुपद के अधिक से अधिक 4 शून्यक हो सकते हैं। ठीक, अब उदाहरण देखिए, आपकी पाठ्य पुस्तक में उदाहरण 1 दिया है ना। और अब आप बताइए कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी भाई शून्यकों की संख्या। यहाँ पर एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है x अक्ष को, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1। इसके द्वारा 2 बार प्रतिच्छेद किया जा रहा है, अतः शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2। इसके द्वारा कितने, 1, 2 और 3, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3। अब देखिए, इसके द्वारा कितने को, 1 ही को प्रतिच्छेद किया जा रहा है, अतः इसके शून्यकों की संख्या 1 होगी। इसके द्वारा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया जा रहा है, अतः इसके शून्यकों की संख्या भी 1 होगी। इसके द्वारा 1, 2, 3, 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया जा रहा है ना x अक्ष को, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। ठीक, तो देखिए पहले का हल आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया है कि पहले का हल क्या है, देखिए 1 शून्यक, दूसरे का 2, तीसरे का 3, यही आया ना। तो पहले का 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3। अब क्योंकि ग्राफ x अक्ष को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, क्योंकि 2 आई है तो क्या बताया कारण, कि 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। इसी प्रकार आप यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, अतः शून्यकों की संख्या 3 होगी। और जब ग्राफ यहाँ पर भी आप लिख देंगे, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, यहाँ पर लिखेंगे 1 बिंदु पर, यहाँ पर लिखेंगे 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, अतः ग्राफ की संख्या, वो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया। अब देखिए, आपको प्रश्नावली के सवाल बड़ी आसानी से बन जाएंगे। तो चलिए हम प्रश्नावली के में आ जाते हैं। हमने इस वीडियो के शुरुआत में ही प्रश्नावली को देख लिया। तो देखिए प्रश्न पहला क्या कह रहा है। प्रश्न पहला में एक सरल रेखा है जो x अक्ष को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती, अतः इसके शून्यक की संख्या कितनी होगी, 0 होगी, 0 होगी। क्या होगी, 0। इसमें कितनी होगी भाई, इसके द्वारा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, अतः शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। इसके द्वारा एक बिंदु ये है, 2 ये है, 3 ये है, तो इसके द्वारा शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। या इस बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। इसमें बताइए जरा, इसमें आप बताइए 2 होंगे। कारण बताओ जरा क्या होगा, इसमें कितना होगा, 1, 2, 3, 4, और देखिए कहीं और तो नहीं चलेंगे, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, कितने हैं, 3 हैं, तो इसके शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, उम्मीद है आपको प्रश्नावली 2.1 बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक, आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पूरे पाठ्यपुस्तक का हल बड़े ही आसान भाषाओं में प्राप्त हो सके। धन्यवाद।